हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा माइनर टेस्ट 8। इस पूरे टेस्ट सीरीज़ में 100 टेस्ट रहने वाले हैं और आज हम टेस्ट नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इसमें सारे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, तो हम RS में 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी का जो भारत में डेवलपमेंट हुआ, इसमें ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का क्या इन्फ्लुएंस था। तो इसमें आपको ये 5 नंबर में बताना है। तो आप पहले इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन बताओगे। तो इंट्रोडक्शन में आप बताओगे कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल है दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, और इन लोगों ने, जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स थे, इन्होंने सोशियोलॉजी क्यों स्टार्ट करी, बिकॉज दे वॉज ए नीड, दे वांटेड टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी of India. Why? Because for the administration, because without understanding कि किस प्रकार के लोग हैं, क्या इनके कस्टम्स हैं, it was hard to administer them. तो वो चाहते थे कि हम गवर्नेंस लेके आएँ। जैसे उन्होंने सेंसस करवाए, सर्वे करवाए, तो एथनोग्राफिक स्टडीज़ करवाई। एथनोग्राफी का मतलब वहाँ रह के, उनके बीच में रह के स्टडी कराई गई, ताकि इससे हमें पता लगे कि कितना इनकी मेन एक्टिविटीज़ क्या हैं, इनका फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, इनके कस्टम्स क्या हैं। तो ऐसे बहुत सारे रेवेन्यू सर्वे हुए, एथनोग्राफ स्टडीज़ हुई, सेंसस हुए, तो उससे हमें ट्राइब और सोशल स्ट्रक्चर का पता चला। ओरिएंटलिस्ट पर्सपेक्टिव, तो जो पहले स्टडी करी गई थी HS रिस्ले के द्वारा, तो उन्होंने रेस और एथनोग्राफिक डिफरेंसेस पे स्टडी करी थी। एजुकेशन और इंस्टीट्यूशन, तो सोशियोलॉजी कई सारी यूनिवर्सिटी में भी इंट्रोड्यूस करेगी एज ए सेपरेट डिसिप्लिन। पहले सब्जेक्ट नहीं होती थी, तो जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, लखनऊ, यहाँ पर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को असिस्ट करने के लिए सोशियोलॉजी का फाउंडेशन रखा गया। बाद में लेटर टाइम्स में जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे, मान लो GS गोरे हैं, DP मुखर्जी हैं, इन लोगों ने जो कॉलोनियल मेथड है उससे हट के जो हमारी इंडिजीनियस अप्रोच थी वो चेंज हुई। बिकॉज हम सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते थे ताकि हम सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म कर पाएँ, बट ब्रिटिशर सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते थे बिकॉज दे वांटेड टू रूल ओवर द सोसाइटी। दोनों का एम अलग अलग था। तो जैसे आप इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन लिख सकते हो कि जो कॉलोनियल रूल था, उन्होंने सोशियोलॉजी को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, और वो चाहते थे कि उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स हैं वो सर्व हो रेदर देन सोशल रिफॉर्म। बट लेटर टाइम्स में इंडियन स्कॉलर्स ने इसको दोबारा से रीडिफाइन करके इसका पर्पस चेंज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछना चाह रहा है कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच आप देखोगे तो दे फोकस ऑन द मेजरली ऑन द कॉन्फ्लिक्ट, कि जो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट है उसी की वजह से रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल सारे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। तो जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है भारत में, इट वाज इंट्रोड्यूस बाय AR देसाई, जो क्लास स्ट्रगल पे बात करते हैं और इकोनॉमिक डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो किस प्रकार सोसाइटी पर रहा था। तो इन्होंने एनालिसिस जो किया, इट वाज क्लास बेस्ड एनालिसिस। तो जैसे पहले क्या होता था, कास्ट बेस्ड हो रहे थे, तो इन्होंने क्लास बेस किया कि बिकॉज देर आर डिफरेंट क्लास। तो इन्होंने 2 ही क्लास बताई थी, बुर्जुआ और प्लोलिटेरिएट। इन 2 क्लासेस के बीच में क्या है, रिसोर्सेज को लेके कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, और जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम आगे बढ़ती हैं। तो जो भारतीय सोसाइटी में इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे, क्लास हायरार्की थी, उसको लेके बात करते हैं। ये बात करते हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन की। जो मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजिस्ट हैं वो बोलते हैं कि जो ब्रिटिश रूल है इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ, और जो किसान थे वो पुअर होने लगे, और इसकी वजह से कैपिटल स्ट्रक्चर मजबूत होने लगी। जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम आए हमारे, ज़मींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम एंड रैयतवारी सिस्टम, इसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर और सब फेल हो गए, इसकी वजह से लोग पुअर होने लगे। ये सारा अंडरस्टैंडिंग इनका इस प्रकार रहता है। पीजेंट और जो वर्कर मूवमेंट हुए, बिकॉज जितने भी एग्रेरियन स्ट्रेस हुए, मान लो आप डेक्कन राइट्स बता दो, या जितने भी आप बात कर लो, खेड़ा की बात कर लो, है ना, बारदौली की बात कर लो, तो ये सारे क्यों हुए, बिकॉज ऑफ एग्रेरियन स्ट्रगल, लेबर मूवमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। जैसे आप देखो, गांधी जी जब भारत आते हैं तो वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को लुकवाते हैं, है ना, या जो खेड़ा है, चंपारण है, या आगे जाके बारदौली में भी ऐसा मूवमेंट होता है। ये सारे मूवमेंट में कॉमन क्या है, बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन। तो ये कास्ट बेस्ड स्टडीज़ का क्रिटिसिज्म करते हैं, और ये बताते हैं कि भाई जो कास्ट है, इट शुड बी स्टडीड विद इन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रेदर देन आइसोलेशन। तो अगर आप कास्ट पढ़ भी रहे हो तो उसको इकोनॉमी के साथ जोड़ के पढ़ो। तो इन कंक्लूजन, जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है, इट प्रोवाइड्स अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, और ये मेन फोकस करते हैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो इनइक्वालिटीज़ के ऊपर। ये जो अप्रोच है ये आज भी रेलेवेंट है, पॉवर्टी को समझने में, लैंड रिफॉर्म समझने में, सोशल मूवमेंट को समझने में, इस प्रकार से। तो इनका क्रिटिसिज्म भी यही होता है कि दे फॉरगेट अबाउट द फंक्शन,
ये कॉन्फ्लिक्ट की बात करते रह जाते हैं, दे अवॉइड द फंक्शंस। और जो फंक्शनलिस्ट हैं उन पे ये रहता है कि दे ओवर स्ट्रेस ऑन द फंक्शंस, वो कॉन्फ्लिक्ट को भूल जाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, मतलब जो हमारे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, बिजनेसेस हैं, उनको उनके अंदर गवर्नेंस का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, क्यों करते हैं। तो सबसे पहले बताओ कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती क्या है। इट रेफर्स टू ए सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रैक्टिसेस, प्रोसेसेस जिसके थ्रू कंपनीज डायरेक्टेड होती हैं, कंट्रोल होती हैं। और ये जो कॉर्पोरेट फ्रॉड हैं, ये गवर्नेंस फेलियर है, ये हम रोक सकते हैं। अगर ये रुक जाते हैं तो कॉन्फिडेंस बन जाता है इन्वेस्टर्स का, और एक स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल ग्रोथ लेके आता है। तो अब इसमें आप कैसे लेके आओगे, क्या क्या सिग्निफिकेंस होगा। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इससे क्या होगा, जो भी मान लो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं या किसी कंपनी के इन्वेस्टर हैं, प्रमोटर्स हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। इन्फिडेंस मतलब कि भाई यहाँ पैसा लगाएंगे तो ये गिरेगा नहीं। तो इसमें इंश्योर करते हैं एथिकल प्रैक्टिसेस। तो आप इसमें फेयर डिसीजन मेकिंग जब देखते हो तो कॉन्फिडेंस प्रमोट होता है। दूसरा, इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन भी मिलता है जब आपकी गवर्नेंस अच्छी होती है। तो जो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं बेचारे, उनके पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं, वो यहाँ लगा लेते हैं, तो उनके पैसे ना डूबे, इस वजह से ये ध्यान रखा जाता है। और इसमें सेबी भी बहुत ध्यान रखता है। सेबी का आपको पता होगा सर्किट सिस्टम होता है कि एक ही दिन में बहुत ज़्यादा बाय सेल ना हो, इस प्रकार। तो जो रेगुलेशंस बनाई जाती हैं तो इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी रखे जाते हैं, डिस्क्लोजर भी होते हैं, सेबी के द्वारा समय समय पर इंफॉर्मेशन भी होती है। इट आल्सो प्रिवेंटिंग कॉर्पोरेट फ्रॉड्स, जैसे आपने देखा कि 2009 में सत्यम स्कैम हुआ 2009 में, तो इसके बाद जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मैकेनिज्म थे उनको स्ट्रॉन्ग किया गया, और 2013 में एक कंपनी एक्ट लाया जाता है और सेबी भी अपने आप को रिफॉर्म कर लेती है, ताकि जो इंटरनल कंट्रोल है या ऑडिट मैकेनिज्म को और थोड़ा सा हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एफडीआई, तो अगर आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है तो वो बाहर से भी पैसा इन्वाइट करता है ना। और एफडीआई जब भारत में आता है तो वो हमारे डेवलपमेंट में ही काम करता है। और वो भारत में पैसा कब लेके आएंगे, जब हमारे भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो आप देखोगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होने से मार्केट में बहुत पैसा आता है, और बहुत पैसा आने से क्या होता है, उनका ग्रोथ होता है, और ग्रोथ होने की वजह से हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, हमारी जीडीपी ग्रो करती है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे जो कंपनी हैं अब चाइना से उठ के वो यूपी की तरफ अपना प्लांट लगा रही हैं। इवन जो इलोन मस्क हैं वो भी इंडिया की तरफ आ रहे हैं, है ना। और गुजरात में ये चीज़ तो बहुत पहले से चल रही है। ठीक है, वाइब्रेंट गुजरात सबमिट करके, वाइब्रेंट गुजरात। तो इस प्रकार की कोई स्कीम अगर पर्टिकुलर राजस्थान में भी चल रही हो तो आपको मेंशन करना चाहिए अपने आंसर्स में। आप बात करो सीएसआर की, कि भाई सीएसआर क्या कहता है कि जो बड़ी कंपनी है ना, जिनका टर्न ओवर 1000 करोड़ से ऊपर है, तो भाई पिछले 3 साल का एवरेज करके उसका 2% उन्हें कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में देना पड़ेगा। मतलब आपकी जिम्मेवारी मिलती है कि आप सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, आप टॉयलेट बनवा दो, आप गरीब बच्चों को फूड दे दो मिड डे मील में, आप स्पोर्ट्स पर्सन को स्पॉन्सर कर दो, या आप और ऐसे ओल्ड एज को कुछ बनवा दो। तो जहाँ पर सोसाइटी को आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कोई पार्क बनवा दो, स्ट्रीट लाइट लगवा दो, इस प्रकार के काम यहाँ पर किए जाते हैं इस एक्ट के तहत। जो प्रमोटर है और उनका हम स्टॉक होल्डर का बैलेंस देखते हैं, तो जितने भी प्रमोटर लेड फर्म्स होती हैं जो डोमिनेट करती हैं, तो वो इंश्योर करते हैं यहाँ पर डिसीजन मेकिंग अच्छा हो। कई बार क्या होता है कि जो प्रमोटर होता है वो सारे पैसे इन्वेस्ट करके और फिर अपने पैसे निकाल के, इस प्रकार से जो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं, माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स के पैसे जो होते हैं वो हमेशा रिस्क पे रहते हैं। तो इस प्रकार ये इंश्योर करना होता है कि इस प्रकार की जो कमेटी हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो, वो सारे उनका पैसा सेफ रख पाएँ। कंक्लूजन में आप यही लिखोगे कि जो इंडिया की कॉर्पोरेट गवर्नेंस है या कहीं पर भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इट इज़ वेरी वाइटल फॉर द इंडियाज़ इकोनॉमिक रेजिलियंस, इन्वेस्टर ट्रस्ट एंड लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी। तो जितने भी ये चीज़ें हैं ये सारी सुदृढ़ बनाती हैं हमारे सिस्टम को। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सीएसआर। अब सीएसआर का रोल क्या है, तो आपको यहाँ पर अगेन वही बताना है कि सीएसआर हमारा इस एक्ट का हिस्सा है जो कि लाया गया था सोशल और जो एथिकल एंगल है उसके लिए। अब ये कैसे इंश्योर करेगा, व्हाट इज़ द रोल, इसका रोल पूछा है। तो रोल क्या है, एक तो अकाउंटेबिलिटी सेट होती है कि भाई आपकी एथिकली आप रेस्पॉन्सिबल हो सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, है ना। आप पेड़ लगा सकते हो, आप इस प्रकार से ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर सकते हो,
ये स्टॉक होल्डर का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड करता है कि भाई चलो कोई भी कंपनी है अगर वो सोशली भी रिस्पॉन्सिबल है तो वो फाइनेंशियली भी रिस्पॉन्सिबल होगी, इस प्रकार का कॉन्फिडेंस बनता है। तो जो कॉरपोरेट कमिटमेंट होता है सोशल वेलबींग के लिए वो इंप्रूव करता है ब्रांड रेपुटेशन को। अगर मान लो कोई कंपनी है वो समय समय पर, जैसे टाटा कंपनी है, तो टाटा कंपनी पे लोगों का ट्रस्ट बहुत हाई है। टाटा का शेयर कितना भी गिर जाए लोग उसमें अपना इंटरेस्ट नहीं लूज़ करते, बिकॉज पता है टाटा ने ना जाने कितने सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अपने पैसे लगाए हैं, और इस वजह से लोगों का उसमें एक सोशल कैपिटल जो बोलते हैं ना, कि जो ट्रस्ट है कि टाटा गलत नहीं है, टाटा कुछ गलत नहीं करेगा, बिकॉज वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अच्छे से निभा रहा है इस प्रकार से। तो लोगों का ट्रस्ट होना बहुत जरूरी होता है। प्रमोटिंग सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, एनकरेजिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कार्बन फुटप्रिंट कम करना है, वेस्ट मैनेजमेंट करना है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, आपको मैनेजमेंट करना है तो जिसके 1000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो या 500 करोड़ से ऊपर नेटवर्थ हो, तो अपने 3 साल का जो एवरेज होता है उसका 2% को लगाना होता है। ये डेफिनेशन वाइज जा रहे हैं। तो आपका कॉर्पोरेट एक्सप्लोटेशन का रिसोर्सेज आप रोक सकते हो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपकी हो सकती है, एथिकल बिजनेस कल्चर बनाएगा, फंड का लोकेशन अच्छे से होगा। ऐसे बहुत सारे 7-8 पॉइंट हमने दिए हैं, तो आप कोई भी 5 पॉइंट यहाँ 5 नंबर में आराम से लिख सकते हो। तो इन कंक्लूजन हम क्या बोलेंगे, जो CSR है इट इज़ वेरी वाइटल रोल इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अलाइन करता है। तो इससे स्टेक होल्डर का ट्रस्ट बढ़ता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, और ये एक लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है बल्कि एक ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। तो सेंट्रलाइजेशन में चीज़ें टुवर्ड्स द सेंटर आती हैं, चीज़ें सेंट्रलाइज होती हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन में चीज़ें दूर जाती हैं, डिफ्यूज़ होती हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि मान लो ये पूरी कंट्री है हमारी, तो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पावर कंसंट्रेशन होती है एक जगह पे, और जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है उसमें पावर डिफ्यूज़ होती है वो मल्टीपल मतलब पावर हाथों में। तो आप ये बोल सकते हो कि सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग जो है वो सेंट्रलाइज हो जाती है, यूनिफॉर्मिटी एट द टॉप, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसमें एफिशिएंसी एंड लोकल ऑटोनॉमी के हिसाब से पावर डिफ्यूज़ होती है। अब देखो अगर हम अथॉरिटी की बात करें तो भाई इसमें तो पावर कंसंट्रेटेड होगी टॉप लेवल पे, इसमें डेलीगेट कर दी जाएगी। डिसीजन मेकिंग की बात हम करेंगे तो यहाँ पर भाई टॉप मैनेजमेंट है वो डिसीजन लेती है, और यहाँ पर लोकल यूनिट फैसला लेती है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो दे आर लेस फ्लेक्सिबल, दे आर मोर फ्लेक्सिबल, बिकॉज लेस फ्लेक्सिबल क्यों है, पावर सारा सेंटर से कैप्चर हो रहा है, तो दे डोंट मच शेयर द डिसीजन मेकिंग्स पावर, है ना। तो ये इसमें होता क्या है कि ऊपर से आपने कोई फैसला लिया तो नीचे आने में समय लगता है, और नीचे वाले को एक्सेप्ट करने में भी समय लगता है कि भाई ऊपर से आपने फैसला बना दिया, हमसे पूछा ही नहीं। बट जब पावर आप कोई फैसला लेते हो और वो नीचे से ऊपर की तरफ आता है तो इट इज़ मोर एक्सेप्टेबल, तो लोग उसको जल्दी मान लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो इसमें अकाउंटेबिलिटी सबको जो सेंट्रल लेवल पे जो बैठा है उसकी अकाउंटेबिलिटी मेन होती है, लेकिन डिफ्यूज जब हो जाता है तो लोकल यूनिट्स की खुद की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी की बात करें तो भाई ये थोड़ा स्लो हो सकता है, बिकॉज ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है, सेंटर में चीज़ें बैठी हैं सब तक वहाँ पहुँच रही हैं। ये फास्टर हो सकता है बिकॉज गाँव लेवल पर चल रहा है, छोटे लेवल पर है तो वो जल्दी भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे इंडियन रेलवेज है, भाई सारा पूरा भारत का रेलवे है वो सेंट्रल लेवल से चलता है, लेकिन जैसे लोकल गवर्नमेंट है वो गाँव के गाँव में ही फैसले कर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल आप और देखना चाहो तो जैसे एक कंपनी है, एक जो CEO है उसके सारे मेजर डिसीजन CEO ही ले लेता है, लेकिन जो MNCs हैं तो उनके रीजनल मैनेजर डिसीजन लेते हैं, और इस प्रकार से ये एक एग्जांपल आप दे सकते हो डिसेंट्रलाइजेशन का। तो दोनों ही अपने अपने खुद के एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। सेंट्रलाइजेशन आपको यूनिफॉर्मिटी और कंट्रोल देता है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन आपको एफिशिएंसी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है। तो दोनों के अपने अपने हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है उस हिसाब से आपको लिखना चाहिए। एक्सप्लेन द टाइप एंड टेक्निक ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन की टाइप पूछे, टेक्निक पूछिए, तो आप टाइप अलग से बताओ, टेक्निक अलग से बताओ। सुपरविजन का मतलब होता है किसी को ओवरसी करना, सुपरवाइज करना, मतलब गाइड करना कि ताकि वो काम ढंग से कर पाए। तो टू एंश्योर द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, मान लो कोई गवर्नमेंट ऑफिस है उसमें एक सुपरवाइजर होता है तो वो एंश्योर करता है कि भाई सब कुछ ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। मान लो कोई फैक्ट्री है तो उसमें वर्कर होते हैं, उसके ऊपर मैनेजर्स होते हैं, फिर सीनियर्स होते हैं, तो ऐसे करके सुपरवाइजर्स होते हैं। सुपरवाइजर काम क्या होता है कि इन्होंने जो काम किया क्या वो सही से किया था, वो सुपरवाइज करना होता है बस, बिकॉज उनके पास हाई स्किल होती हैं, मैनेजरल स्किल्स होती हैं। तो आप देखोगे तो 3 प्रकार से सुपरविजन हो सकता है। एक तो ऑटोक्रेटिक हो गया जिसमें आप एम्प्लॉय से पूछोगे ही नहीं या बहुत ही मिनिमम पूछोगे। डेमोक्रेटिक में आप एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन, उसका फीडबैक भी पूछोगे। और लेजिस्फेयर में क्या होता है कि आप फुल ऑटोनॉमी दे दोगे,
एम्प्लॉय को जो करना हो करो भाई, ठीक है। सुपरविजन बहुत ही मिनिमल होता है, उसमें मिनिमल ओवरसाइट होता है। एक टेक्निक क्या होती है, एक तो होता है डायरेक्ट, आप फिजिकली मॉनिटर कर लो, एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड, आप रिपोर्ट देखोगे, फीडबैक देखोगे, या फिर आप देखोगे मीटिंग के थ्रू, आप रेगुलर मीटिंग लेने लग जाओ, उससे आपको पता लगेगा कि भाई कौन कितना काम कर रहा है। या फिर आप मोटिवेशन टेक्निक से भी कर सकते हो कि जो रिवार्ड दे दिया, या एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ ऐसे करके दे दिया आपने ना, तो उससे भी आप लोग उनको मोटिवेट कर सकते हो, या उनको कोई उनके अभिन्न उन्होंने जो दिया है उसके लिए भी। तो आप भी अगर ये आंसर डेली लिखना चाहते हो और अपने आंसर चेक कराना चाहते हो तो हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। इंग्लिश हिंदी दोनों में चल रही है। मेंस आंसर डेली, जिसमें आपको लाइव डिस्कशन मिलते हैं, टाइमर के साथ लिखने को मिलता है, 24 घंटे में आपकी कॉपी चेक आपको मिल जाती है। पर्सनल मेंटरशिप भी रहती है टेलीग्राम ग्रुप पे। मेंटर्स के पर्सनल नंबर आपके पास रहते हैं, सारे आपको सोल्ड PYQ मिलते हैं। टोटल 100 टेस्ट आपके पास रहेंगे, टॉपरी कॉपी आप देख पाओगे। और ये हमारा टेस्ट का शेड्यूल है, आप पॉज करके देख सकते हो। और इसमें आपको आंसर इवैल्यूएशन की कॉपी मिलेगी, टॉपर की कॉपी मिलेगी, सॉल्यूशन PDF आपको मिलेगी, टेलीग्राम का एक्सेस मिलेगा जो कि एक्सक्लूसिवली RS मेंस वाले बच्चों के लिए ही बनाया गया है, और टेस्ट सीरीज़ की आपकी मेंटरशिप भी रहेगी। तो मिलते हैं फिर एक वीडियो के साथ। थैंक यू।